जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब विधानसभा की बारी है। लोकसभा में जेबी केसेस का परफॉर्मेंस शानदार रहा था, झारखंड के लोग ऐसा कहते हैं। और बहुत दिग्गज ये भी कहते हैं कि लोकसभा का परफॉर्मेंस अगर आकलन लगाया जाए तो विधानसभा में जेबी केसेस ऐसी पार्टी आ रही है जो कुछ नया करेगी। मेरे साथ जेबी केसेस के एक कार्यकर्ता हैं, नाम है महेंद्र, और ये बरकट्ठा विधानसभा से हो सकता है चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से एमएलए का टिकट इनको मिल सकता है। अब बाकी बात पार्टी जाने, जयराम महतो जाने, उनका अध्यक्ष जाने कि जय महेंद्र टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है, इनको लगातार आंदोलन में देख रहे हैं, बरकट्ठा से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आज हम लोगों को मिल गए थे महेंद्र, और जानेंगे इनसे कि आखिर इनको विधायक का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जानेंगे आखिर ये कौन है, कैसे जेबी केसेस से जुड़े, और क्या ये विधानसभा में जाने लायक है कि नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका हमारे शो में। धन्यवाद दादा। और आपके चैनल जोहार हजारीबाग के जितने भी तमाम साथी, जनता, हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा, भाई बंधु, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को एक साथ क्रांतिकारी जोहार। तो चलते चलते हम लोग बात करेंगे। तो महेंद्र जी ये बताइए, आप कैसे आ गए, मतलब जेबी केसेस पार्टी में कैसे आ गए, या फिर चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? क्या आपके घर में पहले कोई नेता है या फिर आप खुद राजनीति करते हुए आए हैं? देखिए, मेरे घर में कोई नेता नहीं है। मेरा पिताजी राजमिस्त्री है। मेरा पिताजी राजमिस्त्री हैं। हाँ। और हम पढ़ाई करते थे। अच्छा। 2007 में हम मैट्रिक दिए हैं। 2007 में मैट्रिक देने के बाद हम हजारीबाग आए पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करने के बाद हुआ क्या कि 2010 में मेरा WJE का एग्ज़ाम निकला वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और हम बीटेक करने के लिए, इंटर पास करने के बाद बीटेक करने के लिए बंगाल चले गए। अच्छा। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, बीरभूम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, BIT सीवड़ी। अच्छा। वहाँ पर से हम इंजीनियरिंग किए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था मेरा। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? हाँ। अच्छा। और फिर 2014 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो हम उसी साल गेट भी निकाले। अच्छा। गेट भी क्वालिफाई कर गए। लेकिन मेरा नंबर अच्छा नहीं था, गेट क्वालिफाई किए थे। फिर उसके बाद हम चले आए अपना घर हजारीबाग चले आए। एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, बट पैकेज अच्छा नहीं था, हमने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। मेरा भैया खुद DVC में इंजीनियर थे। अच्छा। तो उनको लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, सरकारी नौकरी मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। तो उसी के बीच में हुआ क्या कि फादर जो हैं हमारा राजमिस्त्री थे, काम करते थे राजमिस्त्री में उस टाइम। तो हम चले गए KK यूनिवर्सिटी का नाम अभी है यहाँ पे नालंदा में। और वो KK इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम काम करने लगे वहाँ पे। प्रोफेसर भी आप रहे? फ्लूइड मैकेनिक्स, हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हाँ, लैब, ये तीनों हम डिपार्टमेंट संभालते थे। अच्छा। करीब 2015 से लेकर के हम 2017 तक वहाँ नौकरी किया। हाँ। फिर 2017 में हम चले गए NTPC पावर प्लांट में। NTPC पावर प्लांट उड़ीसा, अच्छा, झांसूगढ़ा में। वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी थी पावर मेक। हम पावर मेक में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। पेमेंट थी 22-25 हज़ार रुपया मिलता था। जब काम करने लगे तो उसी के बीच में घर में थोड़ा सा चलने लगा कि नहीं, अब शादी ब्याह भी हो जाना चाहिए। हाँ। तो शादी भी कर लिए। अच्छा। 2018 में हमारा शादी हो गया। शादी हुआ तो जो मेरा घर वाले लोग थे तो उन लोग को कहना था कि नहीं, झारखंड में अभी दरोगा का वैकेंसी आया है। हाँ। और उसी समय दरोगा का वैकेंसी आ गया था। तो हमको लगा कि नहीं, चलिए भाई, तो तैयारी करते हैं। और ससुर जी का भी कहना था कि देखो, नौकरी करना है तो सरकारी करो, नहीं तो फिर बिजनेस संभालो। अच्छा। तो फिर उसी समय हम क्या करने लगे कि तैयारी करने लगे। हम बोले कि बिजनेस हमसे होगा नहीं, हम तैयारी करते हैं। तो नौकरी वोकरी छोड़ दिए? सारा चीज़ छोड़ दिए। अच्छा। 2018 में। हाँ। जब तैयारी करने लगे तो JSSC का एग्ज़ाम हम 2015 में एक बार यहाँ पर दिए थे। झारखंड का एग्ज़ाम 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। PT निकला था, मेंस नहीं हो पाया था, वो कैंसिल हो गया था। फिर हम क्या किए कि JSSC का तैयारी करने लगे। दरोगा का एग्ज़ाम में मेरा दरोगा का एग्ज़ाम का PT हुआ था। अच्छा। मेंस उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा। ताकि कम समय में तैयारी किए थे तो नहीं हुआ। पढ़ते रहे। फिर हमको झारखंड और खोरठा का हम टीचर हो गए। अच्छा। और हजारीबाग में जो किरण एकेडमी है, जमर सर का जानते होंगे आप, उसमें हम झारखंड भी पढ़ाते थे, खोरठा भी पढ़ाते थे। अच्छा। हजारीबाग में आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर है, उसमें भी हम झारखंड और खोरठा पढ़ाए हैं।
सफलता जो एक्सप्रेस है कोचिंग सेंटर, उसमें भी हम झारखंड फोर्सा पढ़ाएं, पढ़ाते रहें, जेएसएससी का तैयारी करते रहें, जेपीएससी का भी तैयारी करते रहें। जेपीएससी का पीटी भी मेरा 2021 वाला हुआ था। अच्छा। तो हुआ क्या कि जब देखने लगे कि आखिर जेएसएससी में इतना सारा करप्शन, हर समय क्वेश्चन आउट, कभी जो मान लीजिए कि जो एवरेज स्टूडेंट है, जो मीडियम क्लास का स्टूडेंट है, वो निकाल नहीं पा रहा, तो हम लोग आंदोलन करने लगे। तो भाई आंदोलन कैसे करेंगे? तो उस समय जेएसएसयू का आप लोग भी नाम सुने हैं, जिसके बैनर तले हम लोग आंदोलन करते थे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जिनका सुप्रीमो देवेंद्र नाथ महतो, उनसे कांटेक्ट किए। उस समय छात्र नेता मनोज यादव भी हमारे क्रांतिकारी साथी जो रांची में रहते थे, उनसे कांटेक्ट किए और हमेशा हमें आंदोलन में भाग लेने लगे। अच्छा। जब आंदोलन पढ़ाई वढ़ाई फिर छोड़ दिया? फिर कोचिंग चलाते थे, वो भी छोड़ दिए? नहीं, कोचिंग पढ़ा रहे थे। कोचिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन आंदोलन चालू कर दिए कि आखिर मान लीजिए हमारा नौकरी नहीं लगा, लेकिन जिसको हम पढ़ा रहे हैं कम से कम उसके लिए, उसके भविष्य के लिए लड़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। अच्छा। और उसी के बीच में अगर यदि अपना नौकरी हो जाता है तो करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जेएसएससी के नौकरी आप भी देख लीजिएगा कि आज के दिन में भी आंदोलन हो रहा था, लेकिन कभी भी जेएसएससी बढ़िया तरीके से एग्जाम नहीं लिया। जब बढ़िया तरीके से एग्जाम नहीं लेता था, आंदोलन पर आंदोलन करते रहते थे, तो 2022 में टाइगर जयराम महतो का एंट्री होता है भाषा आंदोलन से। हम लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो और बढ़िया है, ये तो देवेंद्र दा, मनोज दा से भी बहुत खतरनाक आदमी मिल गया, हम लोगों को काहे नहीं इसको साथ दिया जाए। तो हम लोग तुरंत जो है सो टाइगर जयराम महतो के भाषा आंदोलन में कूद पड़े। अच्छा। जो धनबाद बगोदर से शुरू हुआ था। 2022 में शुरू पहला दिन से वहाँ थे कि बाद में गए? नहीं, हम बाद में गए थे। हम बाद में गए थे। जैसे वो आंदोलन देखे, जो उतना भीड़ देखे, तो हम लोगों को लगा कि ये छात्र हित का बात करते हैं तो इनसे जुड़ना चाहिए। हम लोग यहाँ पर संजय महतो जो चरही के हैं उनसे जुड़े, उनसे मिले, बोले कि चलिए एक दिन टाइगर से हम लोग मिल करके आते हैं। मिले तो बोले कि देखो आप लोग छात्र स्टूडेंट यूनियन जो भी है, आप लोग अपना आंदोलन जारी रखिए, जब जरूरत पड़ेगा हम आप लोग के साथ खड़ा हैं। हम लोग भी और आंदोलन में थोड़ा सा रास मिल गया, हम लोग साथ में। तो फिर लगातार 2 साल आप जेबी केसेस के आंदोलन में रहे? हाँ, 2022 से। तो फिर अब जेबी केसेस में लोकसभा जब चुनाव हुआ जेबी केसेस का, उसमें क्या आपका योगदान रहा? हमको जेबी केसेस में जो गिरिडीह लोकसभा था, जहाँ से टाइगर जयराम महतो लड़ रहे थे, वहाँ पर हमको बूथ कमेटी का प्रभारी बनाया गया था। अच्छा। तो हम करीब 15 से 20 दिन गिरिडीह लोकसभा में समय दिए। अच्छा। बूथ कमेटी बनाने में, और जन जागरण करते थे, गांव-गांव जाते थे, लोगों को जगाते थे कि हमारे टाइगर जयराम महतो को वोट कीजिए भाई। ताकि टाइगर जयराम महतो एक ऐसा व्यक्ति है कि आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए या फिर लगना चाहिए कि ये सिर्फ हम अपने लिए या फिर मेरे लिए ये लड़ाई नहीं लड़े हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये पूरे झारखंड के जितना जनता है, युवा है, बेरोजगार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भविष्य का बात कर रहे हैं, उसके हक अधिकार का बात कर रहे हैं। और अगर यदि गिरिडीह की जनता इनको वोट करिएगा और चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ गिरिडीह ही खुश नहीं होगा, पूरा झारखंड खुश होगा। लोगों को जगाते थे। तो इसका मतलब है कि आपने जेबी केसेस ज्वाइन किया कि आपको चुनाव लड़ना था? ये कब सोचे? नहीं, चुनाव लड़ना था तो ये तो पार्टी गठन हुआ 16 जुलाई 2023 में। जबकि पार्टी ज्वाइन हम कर लिए हैं पहले। मतलब टाइगर के साथ हम जुड़े पहले। उस समय हम लोगों को कहाँ पता था कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे, पार्टी बनेगी, ये सब कुछ पता नहीं था। बस हम लोग सोचे थे कि यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को साथ देना चाहिए। तो आप जब विधानसभा का टाइम आ रहा है तो आप लोग को क्यों लगता है कि आपको एमएलए का टिकट मिलेगा या आप एमएलए लड़ना चाहिए? क्यों ऐसा लगता है? देखिए, अगर यदि आप देखिएगा टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, 1 फरवरी 2023 को गांधी मैदान में जो हम लोग प्रोग्राम करवाए थे टाइगर का, तो उसमें टाइगर का जो भाषण हम लोग सुने और आप लोग भी देखे होंगे, उसमें क्या बोले वो? यही बोले कि वैसा व्यक्ति, वैसा युवा, वैसा छात्र नौजवान को हमको जरूरत है जो क्रांतिकारी हो, जो आंदोलनकारी हो, जो अपना जान का परवाह नहीं करता हो। जब आप सड़क पर आंदोलन करते थे तो आप वैसे लोगों को खोजते थे। अब जब सदन में जाने की जब बात आई है तो फिर आप कैसे लोगों को खोजिएगा? तो इसीलिए आपको लगा कि हमको लगा कि ऐसा व्यक्ति हम हैं। आखिर आज तक हम कौन आंदोलन में नहीं? लेकिन आप तो जॉब कर रहे थे, पढ़ाई भी किया, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, फिर नेतागिरी का कैसे शौक चढ़ गया? नेतागिरी का शौक नहीं चढ़ा। नेतागिरी का शौक चढ़ा दिया पब्लिक। अच्छा। कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, जब सरकार नहीं मानी तो सदन में जाने का तैयारी होने लगा। तो जब सदन में जाने की तैयारी होने लगा तो कौन जाएगा भाई? तो जो आंदोलन करता वो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मतलब
आप किस विधानसभा से देख रहे हैं? अरे हमारा घर है बरकट्ठा, तो बरकट्ठा विधानसभा ही हम लोग देखेंगे। तो बरकट्ठा विधानसभा में ऑलरेडी बड़े बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम है, भाजपा है, अभी निर्दलीय से वहाँ अमित यादव विधायक हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे फाइट कीजिएगा आप? देखिए, हम लोग एक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, और हम लोगों का विचारधारा जो है, उस विचारधारा को आप बढ़िया से परखिएगा, देखिएगा, तो उसमें जितना भी प्रेजेंट रहे या फिर जो पहले से थे, इस विचारधारा से मेल नहीं खाता है। अच्छा, अगर यदि हम लोग का विचारधारा से मेल खाता तो हम लोगों को आंदोलन करने का जरूरत नहीं पड़ता, ना आंदोलन कभी किए रहते, ना आज हम लोग सदन में जाने का तैयारी करते। इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग का विचारधारा सही है, तो हम लोगों को लोग चुनेगा। तो महेंद्र जी, आप ये बताइए, ये पगड़ी हमेशा पहनते हैं कि मतलब ये अभी नेतागिरी का जब शौक चढ़ा तब से चढ़ा आप रहे हैं? पहले का भी वीडियो आप देख लीजिए। जब से हम टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हैं, तो अब हम क्या किए कि अपने आप को जान मतलब सोचिए कि हथेली पर लेके चलते हैं। आप मेरा गाड़ी भी देखे होंगे, आप तो एक बार लिए थे इंटरव्यू गाड़ी का। हम गाड़ी में पूरा झारखंड के संस्कृति और सभ्यता से रंग दिए। अच्छा, 1932 का खतियान लिख दिए। झारखंड का जो नियोजन नीति है 60-40, उसको भी लिख दिए कि 60-40 नहीं चलता। तो ये कहीं ना कहीं लगता है अपने आप में कि अगर इतना कुछ करके चल रहे हैं तो हमको कफन बांध के चलना चाहिए। जब हम कफन बांध देंगे तो लोगों को लगेगा कि पागल है। तो चलिए भाई, हम लोग झारखंडी हैं, गमछा ही बांधते हैं। तो वही मेरा सवाल है कि क्या इतना कुछ काफ़ी है एक एमएलए बनने के लिए, या फिर एक एमएलए का विजन क्या होता है, एमएलए काम कैसे करता है आप जानते हैं? या फिर क्षेत्र में जाएंगे तो आपके बरकट्ठा एरिया में एमएलए का दायित्व क्या होता है, वो कैसे निभाएंगे? देखिए, हम लोगों ने एमएलए का दायित्व क्या है, चाहे हमको अगर विशेष रूप से पूछ रहे हैं तो हम आपको अपने बारे में बताते हैं। हम बरकट्ठा विधानसभा से आते हैं। हमारे बरकट्ठा विधानसभा में मोटा मोटी 7 प्रखंड आता है। एक बरकट्ठा, इचाक, चलकुसा, जयनगर, ये 4 गो जो है सो पूरा पूरी आता है। और चंदवारा का 5 प्रखंड आता है। टाटी झरिया का आपका 3 पंचायत आता है, और दारू प्रखंड का भी 3 पंचायत आता है। तो ये 7 प्रखंड है। अब 7 प्रखंड में आप जाइएगा, ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, तो होता क्या है कि हर आदमी, हर कोई आपको बोलेगा कि अरे भाई थानवा में घूस चालू हो, ब्लॉकवा में घूस चालू हो, बिना पैसा के काम ना हो, जकर यहाँ कोई दलाल हो, जकर यहाँ कोई जान पहचान हो, तकरे काम हो वो। तो विधायक का क्या काम है? विधायक का काम है नीति नियम बनाना। ठीक है, मानते हैं कि नीति नियम बनाना। आप तो मेरा नीति नियम भी नहीं बनाए, आप तो हमको रोड पर ला के छोड़ दिए, सड़क पर लाके छोड़ दिए, आंदोलन करने पर मजबूर कर दिए। जब घर गांव गए तो घर गांव में भी वही स्थिति, ब्लॉक ना ठीक से चल रहा है, ना थाना ठीक से चल रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग आपका ठीक से चल रहा है, ना जो आपका जो बरकट्ठा विधानसभा में या फिर कोई भी झारखंड के कोई भी स्कूल, सरकारी स्कूल ले लीजिए, कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है। काहे नहीं पढ़ रहा है? तो वहाँ पर सही से मास्टर नहीं है, यदि मास्टर है भी तो सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो ये सब समस्या कौन देखेगा? ये सब समस्या वहाँ के मुखिया को देखना चाहिए। तो बरकट्ठा विधानसभा के मुखिया को देखना चाहिए। अब ये सब वो समस्या को कुछ नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं? तो सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो पूंजीपति लोग हैं। सिर्फ उन लोगों को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों से ही काम चलवाते हैं, गरीब जनता गुरुआ को कुछ नहीं। तो हम लोग गरीब जनता के लिए कैसे कीजिएगा, ही तो जानना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे? विधायक आप बन जाएंगे या विधायक के लिए लोगों के पास जाएंगे, तो नेता हम लोग जानते हैं कि जब भाषण देते हैं चुनाव में तो नया नया आश्वासन देते हैं, ये कर देंगे, ये प्रोजेक्ट लाएंगे। आप क्या करेंगे बरकट्ठा के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर हमारे बरकट्ठा विधानसभा में आप देखिएगा, यदि हम अपने विधानसभा की बात करें तो आज तक 1977 से यहाँ पर चुनाव हो रही है। आपको बता देते हैं, डाटा हमारे पास है, क्या कि हमारे पास सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आप इसको दिखा दीजिए। 1977 से देखिए कि यहाँ पर बरकट्ठा विधानसभा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, 1977 में पहला चुनाव हुआ था, जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं सुखदेव यादव। 1980 में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, 1985 में लंबोदर पाठक, 90 में खागेंद्र प्रसाद बरकट्ठा किए हैं, 2000 ईस्वी में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, 2005 में चितरंजन यादव, 2009 में अमित यादव, 2014 में जानकी यादव, फिर 2019 में निर्दलीय से भी है अमित कुमार यादव। अब हमको ये बताइए कि आखिर 1977 से अगर 2019 से आ गया, अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, अरे अभी तक बरकट्ठा में क्या ऐसा कर देने से वहाँ के लोगों को वही रोजगार मिलेगा? यही इन लोगों को जब पता नहीं चल पाया तो इन लोग चुनाव काहे लड़ते हैं? वो तो ठीक है, ये लोग को पता नहीं चल पाया, लेकिन आप क्या कीजिएगा? हम क्या करेंगे सो बताते हैं। तो हमको सबसे पहले मेरा दिमाग में गया कि एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म जल कुंड है सूरज कुंड, जो 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पर है, तीनों धर्मों का वहाँ पर अवशेष मिला है, बौद्ध,
जैन और सनातन तीनों धर्मों का अवशेष मिला है। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म जल कुंड है। तो आप इसको आज तक विकास आप फिर ऐसा पर्यटक स्थल क्यों नहीं बना पाए कि जो दूर दूर से लोग, कम से कम एशिया महाद्वीप में जितना भी सारा देश के लोग यहाँ पर आकर के देखने के लिए आएगा, घूमने के लिए आएगा। अगर देखने घूमने के लिए आएगा तो क्या चाहिए? होटल चाहिए, क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए? सारा चीज उपलब्ध चाहिए। पर्यटक वैसे स्थल नहीं बनेगा। लेकिन आपने तो इसको छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसको एक मुद्दा बना करके रख दिया कि पर्यटक स्थल बनना चाहिए, लेकिन बनाए तो नहीं। तो पहला मेरा काम होगा वो, पहला मेरा वो काम होगा। चलिए, एक काम दूसरा चीज है कि बरकट्ठा विधानसभा में देखिएगा, खास करके बरकट्ठा, इचाक, चलकुसा वाला इलाका में आप देखिएगा तो जो किसान लोग हैं, ये किसान लोग बढ़िया से खेती नहीं कर पाते हैं। आप क्या करते हैं, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन लोग क्या करता है कि डोभा डोभी देता है, कुआं देता है। लेकिन आप हमको बताइए कि डोभा डोभी देने से क्या किसान का समस्या खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या देने से समस्या खत्म होगा? तो आपको नहर बनाना चाहिए, आपको नदी से पानी लाने का व्यवस्था करना चाहिए। नहर नहीं है अभी। कहाँ नहर है? बरकट्ठा में जो सलैया में जो नहर बनने का जो था उसको भी खत्म कर दिया लोग, वो भी नहीं बन पाया। किसान जो है वहाँ त्रस्त है, किसान सही से खेती नहीं कर पाता है। वहाँ के लोग बम्बई दिल्ली जाने में मजबूर है। आप देखिए अभी भी जब ये कैसे रोकिएगा? एक तो किसान का बात बताया, नहर बना देंगे, लेकिन जो बाहर जाते हैं लोग, पलायन करते हैं, बॉम्बे दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, उनको कैसे वापस लाइएगा? वापस लाने का तरीका आपको बताएं। जैसे आप मान लीजिए पर्यटक स्थल बनेगा तो एक ही बार में आपको मान लीजिए 5,000 आदमी को रोजगार मिलेगा ना। कोई होटल खोलेगा, कोई जो बाहर में जाके होटल में काम कर रहा है यहाँ होटल में काम करेगा, जो वहाँ जाके टैक्सी चला रहा है। अभी भी इस समय अगर 5 बज जाएगा आपको बरही में, तो बरकट्ठा जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। काहे नहीं मिलेगी? काहे कि आपको बरही से लेकर के बगोदर तक कोई वैसा चीजें नहीं है कि जो परमानेंट गाड़ी उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो इस पे काम नहीं हुआ है। इस पे काम नहीं हुआ है। अभी सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी व्यवस्था नहीं है। अगर इतना सारा चीज कर दीजिएगा तो जो बाहर जाके टैक्सी चला रहा है, जो बाहर में जाके होटल में कमा रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर आएगा। बरकट्ठा में जंगली क्षेत्र भी बहुत है। हाँ, जंगली तो क्षेत्र उनका विकास कैसे करेंगे आप? जैसे देखिए मान लीजिए बरकट्ठा में आप देखिएगा, जैसे ही आप जंगल बहुत ज्यादा है, जैसे ही आप इचाक जाइएगा तो इचाक के बाद आपका खैरा, खैरा के बाद आपका जंगल शुरू हो जाएगा। आप उस जंगल में देखिएगा कि वहां से जंगल शुरू होता है, सिर्फ जंगल का कटाई होता है। जंगल सुरक्षा कैसे रहेगा, जंगल को बचाना कैसे है, इसका दिमाग कोई नहीं लगाता है। आप बताइए कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं या 10 किलो अनाज दे रहे हैं, सही में देखा जाए तो उस पैसा को अगर हमरे जैसा आदमी विधि बनाएगा तो उस पैसा को काट करके हम कहेंगे कि उसके जगह पर आप क्या कीजिए, पेड़ पौधा लगवाने के काम कीजिए। वो पैसा को बचा करके ये सब काम करिए। पेड़ पौधा इन लोग लगवाता है, लेकिन कहाँ पर लगवाता है? तो मान लीजिए कि अभी निकला था पौधारोपण, ये हेमंत सोरेन जी निकाले थे। इसमें देखिएगा कि एक व्यक्ति को दे दिए। अब जो व्यक्ति को दिए, जिसके घर में आप दिए कि जाइए पौधा लगवाइए, आप उसको निरीक्षण करने जाते हैं पौधा है कि नहीं है। वो उसको फिर जोत के उसी में फिर गेहूं बुन रहा है, गेहूं लगा रहा है, खेती कर रहा है। अरे भैया, आप उसमें चेक करने वाला कौन है? तो जंगल बचाने के लिए जंगल में क्या होना चाहिए? अभी देखिएगा कि हाथी निकल जा रहा है, तो हाथी निकल जा रहा है तो जंगल का कटाई हो रहा है, तो हाथी कहाँ जाएगा? गाँव में ही घुसेगा ना। ठीक है, ये तो है। चलिए अब बताइए कि बरकट्ठा में एडुकेशन का क्या हालत है? बरकट्ठा का एडुकेशन में अगर बात करें, कॉलेजेस की बात करें, स्कूल की बात करें, स्कूल की बात करें तो आप देखिए तो प्राइवेट सरकारी स्कूल, प्राइवेट सरकारी कॉलेज ये कितने हैं और इनका विकास कितना हुआ है? लोग हज़ारीबाग क्यों आते हैं बरकट्ठा से? लोग बरकट्ठा से बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? और आप अगर विधायक बनिएगा तो कैसे उन लोगों को रोकिएगा? इस पर क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले हम कहेंगे कि जो अभी बरकट्ठा विधानसभा में बरकट्ठे प्रखंड में देखिएगा कि डिग्री कॉलेज बना है। हाँ। आज बने हुए उनका 5 साल हो गया, लेकिन आज तक वो डिग्री कॉलेज चालू नहीं हुआ। किसका गलती है? क्यों नहीं चालू हुआ? वही तो विधायक का गलती है, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसका गलती है। आप बढ़िया से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप बढ़िया से बात को नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण से वो नहीं चालू हो पा रहा। आप बरकट्ठा को, जनता को कौन सा डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? अभी नया बना है सर, बरकट्ठा में डिग्री कॉलेज नया बना है। यहीं पर है, सूरजकुंड जो है ना, सूरजकुंड के बगल में बना है। तो वो चालू नहीं है, मतलब क्लास नहीं होता? बिल्डिंग बन गया है ना, वहाँ प्रोफेसर है ना, एडमिशन चालू हुआ है। अच्छा। जयनगर में पॉलिटेक्निक, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें भी वही हाल है। तो आप इसको चालू क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम लोग जेबी कैसे से अगर वहाँ पर चुनाव जीतते हैं तो हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि 1 साल के अंदर वो चालू होगा।
और उससे चालू हो जाने से क्या हो जाएगा कि जो बच्चा बरकट्ठा से आकर के हजारीबाग, रांची, पटना में जाके पढ़ाई कर रहा है वहाँ पढ़ेगा। ठीक है, ये कॉलेज की बात हो गई। आप बताइए गांव के लाइफ के बारे में बताएं। रात में हम लोग देखते हैं कि बरकट्ठा जैसे एरिया में रात में या 5 बजे के बाद गांव वाले लोग जो है जनरली घर में रहना पसंद करते हैं। लाइफ स्टाइल जो है वैसा नहीं है। लेकिन हज़ारीबाग में आप रहते हैं, आते हैं तो देखते होंगे कि 9 बजे तक 10 बजे तक मार्केट खुला रहता है। वहाँ ऐसा माहौल क्यों नहीं है? इसलिए माहौल नहीं है वहाँ पे। बरकट्ठा जब आप जाइएगा बरकट्ठा चौक पे तो वहाँ बरकट्ठा बाज़ार फेमस है। हाँ, और बरकट्ठा बाज़ार फेमस तो है, लेकिन जब सोमवार के दिन में जब वहाँ बाज़ार लगती है तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जितना सब्जी बेचने वाला, चाहे जो भी कपड़ा बेचने वाला, जितना भी व्यापारी आता है सब बेचारा तरस रहता है। ना रोड सही है, ना उन लोग को बैठने का सही व्यवस्था दिया जाता है। इसका मतलब है कि विकास कम हुआ है। हम अगर यदि चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि बाजार को सौंदर्यीकरण करें, ताकि अगर मान लीजिए कि अगर यदि बरकट्ठा बाजार को जो एरिया आपको मिला है उस एरिया में अगर यदि आप उस बरकट्ठा बाजार को 2 तल्ला कर दीजिए, 2 तल्ला कर देने के बाद क्या होगा कि आपका शिफ्टिंग करिए कि नीचे जो कपड़ा का दुकान है, जो कपड़ा लोग, जो व्यापारी लोग जा करके बरही से या फिर कहीं से जो जाके वहाँ लगाते हैं, ऊपर में आप दुकान बनाइए, स्टॉल बनाइए, सबको थी नगर पालिका के जैसा, नगर निगम के जैसा उसको सौंपिए कि आप इसमें लगाइए, आप उसमें लगाइए, आप उसमें लगाइए। वैसे कर देने से क्या हो जाएगा कि अगर यदि आप बरकट्ठा बाजार का देखिएगा जो हालात है वो सुधर जाएगा। आप उसको सौंदर्यीकरण नहीं कर पा रहे हैं। आप हाट बाजार की बात कर रहे हैं? हाँ, हाट बाजार की बात कर रहे हैं। तो हाट बाजार डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो हाट बाजार तो हर छोटे छोटे गांव में है, उसको कैसे डेवलप कीजिएगा आप? जैसे हर गांव में है, हर पंचायत में होता है ना, 10-15 पंचायत में एक हाट बाजार होता है, उसको कैसे डेवलप कीजिएगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे 17 प्रखंड है, सॉरी 7 प्रखंड है, तो मोटा मोटी सभी प्रखंड में 2-3-4 गो हाट बाजार लग जाता है। लेकिन आप जो यहाँ का एमएलए हैं, जो प्रेजेंट में एमएलए हैं या पहले पूर्व में रह चुके हैं, उन लोगों को चाहिए कि अगर यदि आप वहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था बढ़िया कर दीजिए। क्या है कि हम बाजार जब जाते हैं, हम खुद सब्जी बेचने के लिए जाते थे, तो आप देखिएगा कि आप अपना ही ढिबरी या लालटेन या फिर आप मोबाइल चलने लगा तो मोबाइल का फ्लैक्स जला करके उन लोग 6 बजे तक जो है सो सिमट देता है बोरा। लेकिन अगर यदि आप लाइट का व्यवस्था कर दीजिएगा, हर हाट में लाइट का व्यवस्था कर दी कीजिएगा, तो बताइए कि वो बाजार जो सुबह शाम जो 6 बजे बंद हो रहा है वो 10 बजे तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अभी जो हजारीबाग का माहौल है वो धीरे धीरे उधर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप क्या करते हैं, उसको आप उधर से गुजर भी रहे हैं तो आप आंख बंद करके चल जाते हैं, क्या कि आपको तो बाजार जाना नहीं है, आपको तो मूली खरीदना नहीं है। आप तो हमेशा रह गए हैं कि हवाई में रह गए हैं। लेकिन जो गरीब जनता किसान है उसको कैसे वहाँ का सुविधा मिलेगा उसको तो सोचना चाहिए। तो वो हम लोग करेंगे। लाइट ये हाथ में क्या लेके घूम रहे हैं? ये हाथ में ये है कि जैसे इंजीनियरिंग जब किए थे वो उसी टाइम का हाँ, प्रोजेक्ट ये है क्या? सब हम इंजीनियरिंग किए हैं तो हम लोग मान लीजिए ऑटो कैड किए हैं, ड्राइंग हम लोग को आता है। अच्छा, इसको आप अगर दिखाइएगा तो दिखा दीजिए। ये मेरा पूरा बरकट्ठा विधानसभा का मानचित्र है। अच्छा, तो ये सब लेके घूम रहे हैं अभी से आप? यहाँ पूरा पंचायत कमेटी, आप बूथ कमेटी हम बना करके भी आ रहे हैं आपके पास। तो मतलब ये विधायक का काम है, मतलब आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग क्या है कि हम लोग अभी कमेटी और संगठन को मजबूत करना है। अच्छा, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मतलब आप एकदम निश्चिंत हो गए कि टिकट मिल रहा है विधायक का? देखिए मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा दायित्व है, मेरा जिम्मेवारी है, क्रांतिकारी हैं, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से हम प्रेरित हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो हम अपना काम कर देंगे। अच्छा। ये जो देख रहे हैं, मेरा बरकट्ठा में 17 पंचायत, इचाक में 19 पंचायत, जयनगर में 23 पंचायत, चंदवारा में 5, चलकुसा में 9, और इधर देखिए टाटी झरिया में खैरा भैरा जो झरपो, और दारू में मेड़कुरी, कैलाशी और पुनाय। अब ये सब पंचायत में जब देखें जोड़ जाड़ के हम, तो लगभग 400 प्लस गांव हो जा रहा है। सब गांव में आप जा चुके हैं? अब सब गांव में नहीं जा चुके, लेकिन लगभग पंचायत में हम चले गए हैं। अच्छा, लगभग पंचायत में आपको लोग जानता है वहाँ पे? हाँ, हर कोई जानता है। जाके पूछेंगे किसी से, महेंद्र को जानते हैं? से भी पूछे, क्या बोलेंगे? आप सीधे बोलिए क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद। हाँ, आपको सीधे बोल देगा जयराम महतो के पागल आदमी वही है क्रांतिकारी। एकदम एक बार में बोलेगा आपको। तो क्या जयराम महतो के नाम पे आपको वोट मिलेगा कि आपके नाम पे वोट मिलेगा? देखिए, पार्टी आधा वोट जयराम महतो के नाम पे, आधा वोट अपना। पार्टी जब भी किसी को चुनाव लड़ाती है, कोई भी पार्टी हो, तो पहले उसका चेहरा दिखता है कि आखिर इसका अपना वोट कितना। तो आप बरकट्ठा में एक फेस हैं, जैसे संजय मेहता ने चुनाव लड़ा तो हजारीबाग का एक फेस बना, जेबी केसेस का। संजय मेहता जब चुनाव लड़ रहा था तो हजारीबाग का एक फेस बन गया कि संजय मेहता कौन है, बोलते बोलते सब जान गया कि संजय मेहता जेबी केसेस का नेता है। देवेंद्र रांची से फेस बन गया, मनोज यादव कोडरमा से फेस बन गए। तो क्या महेंद्र प्रसाद जो हैं बरकट्ठा में फेस हैं एक?
ये तो जानने वाली और दिखाने वाली चीज है। आप कभी भी बरकट्ठा होकर गुजरिएगा, अब कोई भी व्यक्ति से आप पूछिए, इचाक नजदीक आप इचाक गुजरिएगा तो इचाक में आपको क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद के बारे में सारा चीज बता देगा। हम निस्वार्थ भाव से सबके पास जाकर के काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो कैसे कीजिएगा? जैसे एमएलए का चुनाव जब भी होता है हम लोग देखते हैं कि खर्चा बहुत होता है, और जेबी केसेस नई पार्टी है, कितना पार्टी जो है चुनाव में पैसा खर्चा करेगी, या फिर पिछले चुनाव के जैसा, लोकसभा के जैसा? पिछले चुनाव के जैसा नहीं रहेगा। विधानसभा का चुनाव है, पैसा तो खर्च होगा, इसमें झूठ बोलने का कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अनुमान लगाइए आप कि जब 1 फरवरी 2023 से महेंद्र प्रसाद टाइगर जयराम मातो के साथ जब जुड़ा, उस दिन से हम अपना गाड़ी निकालें, सेकेंड हैंड गाड़ी लिए, रंगवाए, और जहाँ जहाँ आंदोलन होता था हर आंदोलन में गए, तो तेल तो लग ही रहा होगा। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है तेल का? तो ये जो हमारे साथ में रह के पढ़ाई किए हैं, चाहे वो बीटेक का दोस्त काहे नहीं हो, चाहे यहाँ हजारीबाग का दोस्त काहे नहीं हो, या फिर मेरा गांव घर का काहे कोई नहीं हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया अभी भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट। पैसा लेके भाग जाइएगा आप तो नहीं भाग सकते हैं ना, नहीं भाग सकते, इसलिए नहीं भाग सकते हैं ना कि अगर यदि हम भी भाग जाएंगे, अरे अगला भाग ही रहा है, तो फिर जनता किस पर विश्वास करेगी? तो कितना भरोसा है अब जेबी केसेस को? आप जेबी केसेस अगर जयराम महतो की बात करें तो विधानसभा में आप लोग कितनी सीटों में आएंगे? अभी तो टाइगर हम बोले हैं कि 55-56 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि 81 विधानसभा से चुनाव 81 में लड़ेंगे। 81 पूरा मतलब क्या कि देखिए, लोकसभा में भी हम लोग टारगेट लिए थे कि 3-4 में लड़ेंगे, लेकिन लड़ते लड़ते 8 हो गया। कैंडिडेट 55 बोल के 81 कर लीजिएगा। हाँ, मिल ही जाता है, 81 कैंडिडेट मिल जाएगा आप लोगों को? मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। टाइगर के विचारधारा से जितने भी लोग प्रेरित हैं और जो भी मानते हैं, वो 2 वोट काहे नहीं लाएगा, लेकिन लेगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा। तो किसी को भी खड़ा कर दीजिए। किसी को काहे खड़ा करें? तो फिर जो उनके विचारधारा से प्रेरित है, वही लोग, जो संघर्ष में साथ रहे हैं, जो आंदोलन किए हैं। अभी काहे बोलते हैं हमको टिकट मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए, मेरे ऊपर 12-15 केस है। 31 जनवरी जेल चल जाइएगा तो फिर कैसे लड़िएगा? जेल चल जाएंगे तो वो तो सिस्टम है, कानून है। देवेंद्र के जैसा जेल से लड़िएगा चुनाव? वो तो अलग बात है, उसमें देखा जाएगा। बट आप समझिए कि जेएसएससी के आंदोलन में अभी तक हमारे ऊपर जो 12 को केस, कौन सा केस है? मर्डर का है, रेप केस है, क्या अब कौन केस लगाया? 307 भी लगा हुआ है, 353 भी लगा हुआ है, टोटल 12 को धारा लगाया है 31 जनवरी को। मतलब ये सब आंदोलन करने के लिए? आंदोलन के समय लाठीचार्ज आंदोलन वाला, आंदोलन वाला। ऐसा नहीं कि आदमी को मार दे रहे हैं। नहीं, आदमी हम लोग काहे मारेंगे? नहीं, आंदोलन के टाइम में केस, आंदोलन के टाइम में जो केस हुआ है, बस वही सब केस है। और वही सब केस के कारण से आज हम लोग जो है, लगा कि नहीं अभी नौकरी नहीं देगा, हम लोग को सदन में जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, वो अभी भी अपना हम लोग का जो नीति नियम है बढ़िया से सुधार दे, हम लोग का बैक ले लेंगे, नियोजन नीति बढ़िया से बना दे, स्थानीय नीति बना दे। 1932 का खतियान जो बोल रहे हैं बार बार, उन लोग लागू करवाए। कम से कम खतियान आधारित जो स्थानीय नीति उसको बनाइए आप, 1932 मत बनाइए। जो अरे कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा, बढ़िया से बनाइए। तो अब पता नहीं अब बरकट्ठा की जनता महेंद्र पे दाव लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लेकिन इनको तो पूरा भरोसा है। लेकिन ये नेता जो हम देख रहे हैं कान में बाली में, कैमरा को दिखाए थोड़ा भाई इधर, ये कान में बाली उली एकदम विधायक कैसे बनिएगा, कैसे होगा? देखिए हम लोग जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। मेरी माँ बोली कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कान में पहन लेने से, यदि मान लो धातु पहन लेने से, मेटल पहनने से क्या होता है कि थोड़ा गुस्सा शांत रहता है। अच्छा, तो ये मिथोलॉजी है। ये पहले का लोग यार वैसा कुछ नहीं है कि मतलब नेता बनने चले तो अपना सोना पहन लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जनता जनार्दन है, तय करेगा कि सही कौन है गलत कौन है। लेकिन इतना तय है कि हम लोग सदन में इस बार जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। कितना अच्छा जाएंगे? कितना सीट लाएंगे? कितना लाएंगे? हम लोग को लग रहा है कि सरकार इस बार हम लोग बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। मतलब 40 सीट? 42 सीट। 42 सीट। 40 में कैसे बनेगा? 40 में तो बन जाएगा, कोई ना कोई सपोर्ट कर ही देगा। कोई ना कोई कह लेंगे, आदमी नहीं लेना है। ऐसा नहीं लेना। जो संघर्ष करेगा, जो टाइगर जयराम मातो को मानता है, और जो इधर उधर पलटी तलटी वाला, अभी अनुच्छेद नंबर 10 के कारण से देखते नहीं है यहीं पर क्या हुआ, मांडू वाले कभी इधर आ गए फिर चल गए उधर। तो 40 सीट नहीं ला पाए आप, 10 सीट ले आए, तो किसके तरफ जाइएगा? ये भी तो आएगा ना टाइम। उस समय जनता तय करेगी। टाइगर भी इस बात को बोले हैं कि अगर मान लीजिए कि वैसा नौबत आएगा कि यदि 10, 15, 20, 25 सीट अगर हम लोगों के पास रहेगी, तो हम लोग एक बैठक करेंगे। बैठक के माध्यम से जनता जनार्दन से हम लोग राय मशवरा कर लेंगे। उसके बाद अगर जैसा जनता बोले कि किसी की समर्थन नहीं करना है तो नहीं करेंगे। नहीं, जनता अगर बोल दिया नहीं करना है तो नहीं करना है, और जनता बोलेगी इसके साथ जाने से आपका काम हो जाएगा तो आप हम लोग जाएंगे। अच्छा,
जनते पर छोड़ेंगे, ये नहीं कि हम लोग अपने मन से काम करेंगे, अपने मन से आज तक कुछ नहीं किए हैं। बिल्कुल। तो देखिए जेबी केसेस के महेंद्र जो हैं बरकट्ठा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर चुके हैं। बस देखना यही है कि जयराम महतो इनको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद नाम है और शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि गांधी मैदान से जब आंदोलन शुरू हुआ था, जयराम महतो पहली बार जब यहाँ आए थे तो महेंद्र प्रसाद ने स्टेज में खड़े होकर कहा था कि 2024 में किसको लाइए, जब आदमी खड़ा है जयराम महतो को लाइए, टाइगर को लाइए। और उसका बहुत भाषण जो है बहुत वायरल हुआ था और आज खुद चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं। हम लोगों ने देखा 2024 लोकसभा चुनाव में एक से एक दिग्गज कैंडिडेट को हराया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने और नई नई पार्टियों ने कमाल किया है। तो क्या झारखंड की चुनाव में इस बार विधानसभा की चुनाव में कुछ बदलाव आ सकता है? क्या जेबी केसेस का दाव जो है वो किसको भारी पड़ सकता है, बीजेपी को, जेएमएम को या कांग्रेस को? देखना यही बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार का चुनाव।